वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसमें आपने डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशंस, डायमेंशनल इक्वेशन इन सब के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको लास्ट टर्न पे बताया था कि डायमेंशनल इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसको देखते ही पता लग जाता है कि आप कौन सी क्वांटिटी यूज कर रहे हैं और उसका क्या डायमेंशनल फॉर्मूला है। अगर आप डायमेंशंस के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, आपको डायमेंशंस अच्छे से समझ में आती हैं, तो आप बहुत तरह के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इन सभी प्रॉब्लम्स को डायमेंशंस के बेसिस पे सॉल्व करने के लिए एक प्रिंसिपल दिया गया है जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस कहलाता है। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी फिजिकल एक्सप्रेशन की जितनी भी टर्म्स हैं उन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, या हम यूं कह सकते हैं कि इट स्टेट्स दैट द डायमेंशंस ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ अ फिजिकल एक्सप्रेशन मस्ट बी सेम, और the dimensional formula of all terms of a physical expression must be same। यहाँ पर एक एग्जांपल आपको मैंने दिखाया हुआ है। एक एक्सप्रेशन है जो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, और इसको मैंने आपको करके दिखाया हुआ है कि किस तरह से इसके डायमेंशनल फॉर्मूला हर टर्म का सेम आता है। पर इससे पहले आपको मैं डे टू डे एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए मैं आपसे कहती हूँ कि 2 आम में 5 अमरूद जोड़ दो। आप नहीं जोड़ सकते क्योंकि आम एक अलग क्वांटिटी है और अमरूद एक अलग, यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट है, आपको नंबर्स जोड़ने हैं। अगर मैं आपसे कहूँ 2 में 5 ऐड कर दो, आप बहुत आसानी से ऐड कर लेंगे 2 में 5 और आंसर 7 दे देंगे। अगर मैं कहूँ आपको 2 आम में 5 आम जोड़ दो, आप बहुत आसानी से बता देंगे कि 7 आम है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ 2 आम में 5 अमरूद जोड़ दो, आप इसको नहीं जोड़ सकते, बिकॉज आम इज अ डिफरेंट एंटिटी एंड अमरूद इज अ डिफरेंट एंटिटी। दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं, उनको जोड़ा नहीं जा सकता है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही जो आपके फिजिकल एक्सप्रेशंस होते हैं उसमें ऐसी क्वांटिटीज जिनका यूनिट्स सेम है या जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, उनको आप जोड़ घटाना कर सकते हैं, उनको जोड़ या घटा सकते हैं। और कोई भी जो आपके फिजिकल एक्सप्रेशन होते हैं वो बनाने के लिए उसमें कुछ टर्म्स होती हैं जो आपस में जिनको जोड़ घटा के और एक फाइनल टर्म के बराबर पहुंचाया जाता है। नॉर्मली एक्सप्रेशन ऐसे ही होते हैं, और बिल्कुल ऐसा ही एक एक्सप्रेशन आपके सामने है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप सभी ने पढ़ा है। इसमें v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और t टाइम है। देखिए, इस एक्सप्रेशन में अगर हम बात करें तो 3 टर्म्स हैं। पहला टर्म जो है ये है आपका v, जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे है। राइट हैंड साइड पे 2 टर्म्स हैं जिनको कि ऐड किया गया है। राइट हैंड साइड का टर्म जो कि एक्सप्रेशन का दूसरा टर्म है, ये u, और तीसरा टर्म जो है at। सो देयर आर 3 टर्म्स इन द एक्सप्रेशन। इन 3 टर्म्स में से आपको तीनों को अलग अलग लिखना है, और हमने यहाँ पर आपको अलग अलग लिख के दिखाया हुआ है। 3 टर्म्स हैं। पहली टर्म v का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी रेस टू द पावर -1। दूसरी टर्म u, क्योंकि ये भी वेलोसिटी है इसलिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी एल टी रेस टू द पावर -1 है। और तीसरी जो टर्म है at, a का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी रेस टू द पावर -2 इंटू टी, -2 और +1 मिलके -1 हो गए, और ये आपका बच गया एल टी रेस टू द पावर -1। आप देख रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन के तीनों टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, और यही जो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस का स्टेटमेंट है कि किसी भी फिजिकल एक्सप्रेशन का जितने भी टर्म्स हैं उन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं डायमेंशनल एनालिसिस पे। डायमेंशनल एनालिसिस क्या होती है? किसी भी फिजिकल एक्सप्रेशन के जितनी भी टर्म्स हैं, जितनी भी उसमें क्वांटिटीज आ रही हैं, उन सब के डायमेंशनल फॉर्मूला का केयरफुल एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, ये होता है आपका डायमेंशनल एनालिसिस। सो अ केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ अ फिजिकल एक्सप्रेशन on the basis of principle of homogeneity of dimensions
इज कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस। किसी भी एक्सप्रेशन की जितनी भी टर्म्स हैं उनके सब के डायमेंशंस का केयरफुली एग्जामिनेशन करना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस के बेसिस पे। ये हुआ आपका डायमेंशनल एनालिसिस। ये क्या करता है, जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन सब के रिलेशन, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है इसकी स्टडी करता है, डायमेंशंस और यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स के दोनों के बेसिस पे। ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस स्मूथली करने हैं तो आपको यूनिट्स के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए और डायमेंशंस के बारे में भी। तो डायमेंशनल एनालिसिस बेसिकली टोटली आपका जो है वो डायमेंशंस पर ही आधारित है। तो हम ये मान के चलते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो हमें काफी हद तक न्यूमेरिकल या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो है उनको स्मूथ बनाता है। एक ऐसा मेथड जो कि डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, ये आपका मेथड ऑफ डायमेंशंस कहलाता है। और मेथड ऑफ डायमेंशंस की 3 मेजर एप्लीकेशंस हैं। पहली एप्लीकेशन है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। अगर आपको कोई फिजिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो आप उसको चेक करके बता सकते हैं कि वो सही है या गलत है। दूसरी एप्लीकेशन है डेरिवेशन ऑफ सिंपल फिजिकल रिलेशंस। सिंपल फिजिकल रिलेशंस वो होते हैं जिनमें सिर्फ 2 टर्म्स होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड पे और दूसरी राइट हैंड साइड पे। ऐसे फिजिकल रिलेशंस को आप डिराइव कर सकते हैं मेथड ऑफ डायमेंशंस का यूज करके। आपको सिर्फ अगर ये पता हो कि ये 5-6 वेरिएबल्स हैं जिनका आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप है तो आप उनके बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तीसरा है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। एक सिस्टम में अगर आपको किसी क्वांटिटी का यूनिट पता है तो आप उसको दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 3 एप्लीकेशंस हैं। इसमें से जो सेकंड वाली एप्लीकेशन है ये आपके सिलेबस में नहीं है तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन बाकी की दोनों एप्लीकेशंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि उसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एक एक तो एटलीस्ट आपको यहाँ पर सॉल्व करके बता दूं। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनको मैंने क्लास में ये करा दिया था क्योंकि आपकी जब अभी फिजिकली जब आप क्लासेस में आए थे तो हर एक क्लास में कुछ कुछ बच्चे आए हुए थे तो उनको मैंने अपनी तरफ से वहां पर तो करा दिया था। लेकिन जो बच्चे घर पे बैठे हुए हैं और जो इन क्लासेस में नहीं आए हैं उनके लिए स्पेशली मैं यहाँ पर दोबारा करा रही हूँ। आइए, पहला जो आपका एप्लीकेशन है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल एक्सप्रेशन। किसी भी फिजिकल एक्सप्रेशन को ये चेक करना कि वो सही है या नहीं है। इसको करने के लिए जो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं वो क्या करने हैं, सबसे पहले तो आप जो एक्सप्रेशन है उसमें देखिए कि कितनी टर्म्स हैं, उन टर्म्स को लिख लीजिए कि 1 2 3 4 कितनी टर्म्स हैं। उसके बाद आप हर टर्म को अलग अलग लिख के उनका डायमेंशनल फॉर्मूला वहां लिख लीजिए। तीसरे स्टेप में आप चेक करिए कि क्या जितनी भी टर्म्स है उन सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आ रहा है या नहीं। अगर उनका सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है तो आप लिखिए वहां पर कि क्योंकि सभी टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है इसलिए ये एक्सप्रेशन करेक्ट है। अगर वो सेम नहीं आता, किसी भी एक का फर्क आ जाता है तो आपको लिखना पड़ेगा कि एज डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशंस ऑफ ऑल टर्म्स आर नॉट सेम सो द एक्सप्रेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। यहाँ पर मैंने डायमेंशनली स्पेशली इसलिए कहा है क्योंकि ये मेथड जो है वो सिर्फ डायमेंशंस को चेक करता है। इस मेथड की कुछ लिमिटेशंस हैं, जो कांस्टेंट्स हैं उनको ये नहीं चेक कर पाता, जो डायमेंशनल क्वांटिटीज हैं उनको नहीं चेक कर, जो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज हैं उनको नहीं चेक कर पाता, डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स हैं उनको नहीं चेक कर पाता। इसलिए ये सब लिमिटेशंस को देखते हुए ये जो हम कह सकते हैं कि अगर ये चेक करता है तो ये सिर्फ डायमेंशनली ही चेक कर पाता है कि डायमेंशनली वो एक्सप्रेशन सही है या नहीं है। यानी कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं आपने आम में अमरूद जोड़ दिया है, ये नहीं है। बस इससे अलावा ये और कुछ नहीं चेक कर पाता। आ जाइए, मैं इसके ऊपर बेस्ड आपको एक क्वेश्चन बताती हूं करके। मान लीजिए आपका क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन आपका, चेक एक्सप्रेशन v square minus u square is equal to 2as
यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशंस। ये आपको v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as का यूज करके और मेथड ऑफ डायमेंशन से ये चेक करना है कि ये सही है या नहीं। आपको मैंने पहला स्टेप क्या बताया था कि कितनी टर्म्स हैं उनको देख लीजिए। हमारे पास कितनी टर्म्स हैं यहाँ पर, पहली टर्म v स्क्वायर, दूसरी टर्म u स्क्वायर, तीसरी टर्म 2as। तो यहाँ पर टोटल आपकी 3 टर्म्स हैं। आप यहाँ इन तीनों टर्म्स को अलग अलग लिख लीजिए। पहली टर्म v स्क्वायर, दूसरी टर्म u स्क्वायर और तीसरी टर्म 2as। इनका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको लिखना है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ v स्क्वायर, फिर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ u स्क्वायर एंड देन डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर 2as, ये आप लिखेंगे। ये देखिए हम इधर राइट हैंड साइड पे इनके सबके डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देते हैं। v फाइनल वेलोसिटी है। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला l t रेज टू द पावर -1 होता है। इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा l स्क्वायर t रेज टू द पावर -2। ठीक। दूसरा देखिए u स्क्वायर, u जो है वो भी इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला l t रेज टू द पावर -1 होगा। इसको हम स्क्वायर करेंगे तो ये आपका अगला आ जाएगा l स्क्वायर t रेज टू द पावर -2। हम तीसरे की बात करें 2as, 2 जो है वो कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। a का डायमेंशन l t रेज टू द पावर -2 एक्सेलरेशन है, मल्टीप्लाइड बाई s। s जो है ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला l। इन दोनों को जब आप मिलाएंगे तो आपके पास फिर आ जाएगा l स्क्वायर t रेज टू द पावर -2। आप यहाँ देख सकते हैं कि तीनों टर्म्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो सेम है, दैट इज l t रेज टू द पावर l स्क्वायर t रेज टू द पावर -2। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, as dimensions of all terms are same, so the expression is dimensionally correct। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लेकर यहाँ पर आती हूँ। ये आ जाइए, इसको मैं इरेज कर देती हूँ और एक दूसरा क्वेश्चन देखिए। ये है आपको एक्सप्रेशन चेक करना है, s इज इक्वल टू ut प्लस 2at स्क्वायर। ये आपका एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसमें s डिस्प्लेसमेंट है, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सेलरेशन। इसको आपको चेक करना है। यहाँ पर भी देखिए पहला स्टेप आपका क्या है, कितने इसमें टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। तीनों टर्म्स को अलग अलग लिख लीजिए। पहला टर्म s, दूसरा टर्म ut, तीसरा टर्म 2at स्क्वायर। s जो है वो लेंथ है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लीजिए l। ut का डायमेंशनल फॉर्मूला, u आपका वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, l t रेज टू द पावर -1 इंटू t, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा l। 2at स्क्वायर में 2 डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, प्योर नंबर है। a की जगह डायमेंशनलेस कांस्टेंट नहीं है, इट इज अ प्योर नंबर, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। a एक्सेलरेशन है, l t रेज टू द पावर -2 और t स्क्वायर की जगह t स्क्वायर, तो ये आपका कैंसिल होके आपके पास बच जाएगा l। आप ये देख सकते हैं कि तीनों में जो डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, तो ये एक्सप्रेशन डायमेंशनली करेक्ट है। ये मैंने आपको स्पेशली इसलिए दिखाया है कि आप यहाँ पे देखिए s इज इक्वल टू ut प्लस 2at स्क्वायर मैंने लिखा है, जबकि जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है। यानी कि यहाँ पे जो कांस्टेंट है इस या प्योर नंबर जो है, इस नंबर को ये मेथड चेक नहीं कर पाया और इसने ये बताया कि ये इक्वेशन करेक्ट है। तो हम यहाँ पर इसीलिए हम यहाँ पर स्पेशली लिखते हैं कि ये मेथड जो हमारा एक्सप्रेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है। तो हम यहाँ लिखेंगे एज डायमेंशंस ऑफ ऑल टर्म्स आर सेम, so expression is
डायमेंशनली करेक्ट। ठीक, ये आपका लिखने का तरीका होता है, क्योंकि सभी टर्म्स का डायमेंशंस सेम है, इसलिए ये एक्सप्रेशन डायमेंशनली करेक्ट है। आइए आपको एक और एग्जाम्पल दिखाती हूं। मान लीजिए आपका क्वेश्चन है कि चेक द एक्सप्रेशन f इज इक्वल टू mg प्लस mv स्क्वायर अपॉन r। इसको आपको चेक करना है। ठीक, इसमें देखिए m मास है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, v वेलोसिटी, r रेडियस और f फोर्स। इस एक्सप्रेशन में भी तीन आपके वो हैं टर्म्स, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला टर्म f, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप लिखिए, ये है m l t रेज टू द पावर -2। दूसरा टर्म m इंटू g, m मास का m, g acceleration because of gravity, so that is acceleration, so this is l t raised to the power -2, mv square upon r, m mass, v l t raised to the power -1 का स्क्वायर अपॉन l। एक l कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी m l स्क्वायर t raised to the power, ये मैं थोड़ा सा यहां से मिटा देती हूँ, नीचे जगह नहीं है। देखिए यहां से ये आपका जो mv स्क्वायर अपॉन r का जो आ रहा है, ये आता है m l स्क्वायर t रेज टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय l। तो ये भी आपका यहाँ से एक l कैंसिल हो जाएगा, आपका बच जाएगा m l t रेज टू द पावर -2। आप देख सकते हैं इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला यही है, इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला यही है और इसका भी यही है, इसलिए जो आपका एक्सप्रेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो आप इसमें यही लिखेंगे, एज dimensions of all terms are same, so expression is dimensionally correct। कुछ क्वेश्चंस यहीं पर दे रही हूं आपके लिए, आप इसको करने की कोशिश करिएगा और इन दोनों को चेक करिएगा कि ये सही है या नहीं। पहला, E इज इक्वल टू mgh प्लस mc स्क्वायर बाई 2। दूसरा इक्वेशन, P इज इक्वल टू W अपॉन T प्लस F V अपॉन R। यहां पर M मास है, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, H हाइट, C वेलोसिटी ऑफ लाइट, E एनर्जी, P पावर, W वर्क, T टाइम, F फोर्स, V वेलोसिटी और R रेडियस। यहाँ पर ये थोड़ा सा साफ नहीं है, मैं इसको साफ कर देती हूँ। ये आपका दिस इज mc स्क्वायर अपॉन 2 है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस आप नोट करिए, इसको आप करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कि ये सही है या गलत। आपकी बुक है आप सभी के पास, उस बुक में आपको चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल एक्सप्रेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं वो सारे सॉल्व कर लीजिए, और अगर आपको उसमें कहीं भी कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे ग्रुप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, या जिस दिन भी आप कॉलेज में आएंगे आप कॉलेज में आकर हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको दिक्कत आ रही है और आप बिल्कुल नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं और आप कॉलेज भी नहीं आ पा रहे हैं, तो आपने जो कुछ भी सॉल्यूशन किया है उसको आप फोटो खींच के ग्रुप पे, मेरे ग्रुप पे या मेरे पर्सनल नंबर पे डाल दीजिएगा, तो मैं आपको उसका सही सॉल्यूशन वहां पर करके वापस भेज दूंगी। अब हम आ जाते हैं सेकंड
जो आपकी एप्लीकेशन है, दैट इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। कन्वर्जन करने के लिए आपको एक कन्वर्जन फॉर्मूला यूज करना होगा। ये फॉर्मूला है n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 रेज टू द पावर x, L1 अपॉन L2 रेज टू द पावर y और T1 अपॉन T2 रेज टू द पावर z। यहाँ दो सिस्टम्स हैं, एक सिस्टम 2 है और एक सिस्टम 1 है। सिस्टम 2 में जो वेरिएबल्स यूज किए हैं m2, L2, T2 और n2। सिस्टम 1 में जो वेरिएबल्स यूज किए हैं वो m1, L1, T1 और n1। n1 और n2 वैल्यू है उस क्वांटिटी की जिस क्वांटिटी को हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है। m1, L1, T1 मास, लेंथ और टाइम फर्स्ट सिस्टम में इन तीनों के जो डायमेंशंस है वो हैं m2, L2, T2 डायमेंशन है मास, लेंथ और टाइम के सेकेंड सिस्टम में। और अगर क्वांटिटी सेम है उसको आपको दूसरे में कन्वर्ट करना है तो पावर दोनों साइड्स पे सेम होंगी, इसीलिए आपको m1 अपॉन m2 की पावर x, L1 अपॉन L2 की पावर y और T1 अपॉन T2 की पावर z दिया गया है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा। अब मेथड समझ लीजिए। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि उस क्वांटिटी को क्वेश्चन में से पढ़ के लिख लीजिए जिसको आपको कन्वर्ट करना है, जिसकी यूनिट को आपको दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना है। दूसरा, दोनों सिस्टम्स के नाम लिख लीजिए, सिस्टम 1 कौन सा है, सिस्टम 2 कौन सा है। तीसरा, आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए क्वांटिटी का क्या है। उस डायमेंशनल फॉर्मूला में जो m, l और t की पावर है उससे x, y, z निकाल लीजिए। m की पावर x है, l की पावर y है और t की पावर z है। तो m की जो भी पावर वहां है उसको x लिख लीजिए, x के बराबर। l की जो भी पावर है उसको y के बराबर और t की जो भी पावर है उसको z के बराबर। इसके बाद आप n1 को क्वेश्चन में से पढ़ सकते हैं। आपने x, y, z निकाल लिया है। m1, L1, T1 आपका कौन सा सिस्टम है उसको देख के m1, L1, T1 की वैल्यू लिखिए। m2, L2, T2 जो सिस्टम 2 है उसमें से देख के वैल्यू लिखिए। और अब आपके पास राइट हैंड साइड पे जो कुछ भी है कन्वर्जन फॉर्मूला में उन सब की वैल्यूज आपके पास हैं। इन सबको आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूट करने के बाद ऊपर और नीचे दोनों में ये ध्यान रखिएगा जो यूनिट्स हो वो सेम हो। तो ऊपर का नीचे में कन्वर्ट कर लीजिए या नीचे का ऊपर में कन्वर्ट कर लीजिए, दोनों को सेम कर लीजिए। कि आप ये भी कर सकते हैं कि m1 की यूनिट को m2 की यूनिट में कन्वर्ट कर लें और l2 की यूनिट को l1 में कर लें। मतलब सब कुछ अलाउड है, बस ये जरूरी है कि ऊपर और नीचे दोनों यूनिट्स सेम होनी चाहिए। इन सबको करने के बाद आप जो कुछ भी कैलकुलेटेड रिजल्ट आता है वो रिजल्ट बहुत आसानी से लिख सकते हैं। आपको मैं ये न्यूमेरिकल किए बगैर आपको ये समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको इसको न्यूमेरिकल के फॉर्म में दिखाती हूँ। ये देखिए, आपको सिर्फ वर्क और फोर्स इन दोनों का कन्वर्जेंस करने हैं और किसी के नहीं करने हैं, ऐसा आपके सिलेबस में लिखा है। तो मैं सबसे पहले फोर्स से शुरू कर रही हूँ। आइए मैं आपको एक न्यूमेरिकल इस पे दिखाती हूँ। ये आपका है कन्वर्ट 1 न्यूटन this is convert 1 Newton into डाइन। ये आपका 1N है, 1 न्यूटन इंटू डाइन। यहाँ पे थोड़ा सा मेरा हाथ बहुत अच्छे से नहीं चल रहा है, मुझे दिक्कत हो रही है करने में इसको, पर चलिए ये कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन है। ये आप तब कर सकते हैं जब आपको पता हो न्यूटन क्या है और डाइन क्या है। न्यूटन SI यूनिट या MKS यूनिट आप लगा लीजिए। SI यूनिट है आपका ये फोर्स का, और डाइन जो है वो आपका CGS यूनिट है फोर्स का। अब यहां से आपको जो क्वांटिटी मिली वो फोर्स मिली। सबसे पहला काम, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लीजिए। इस डायमेंशनल फॉर्मूला से x, y, z निकाल लीजिए। m की पावर x, यहाँ पे m की पावर 1 है। l की पावर y होती है, यहाँ l की पावर 1 है। t की पावर z होती है, यहाँ t की पावर -2 है। तो ये आपका x, y, z की वैल्यू यहाँ पर आ गई। दूसरा आपको देखना है सिस्टम 1 कौन सा है। आपको n2 इज इक्वल टू n1 है। इसका मतलब कि जो सिस्टम 1 है वो सिस्टम है जिसको कन्वर्ट करना है। तो जो सिस्टम आपको कन्वर्ट करना है सिस्टम 1, ये आपका SI सिस्टम है, और जो सिस्टम 2 है ये आपका CGS सिस्टम है। तो सिस्टम 1 से आपका M1, L1 और T1 आता है। M1, L1, T1
मास एसआई यूनिट्स में मास के लिए किलोग्राम यूज होता है, तो 1 किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर तो 1 मीटर, टाइम के लिए सेकंड तो ये 1 सेकंड हो गया। अब यहां से निकालिए M2 L2 T2। सीजीएस यूनिट्स में मास के लिए यूज होता है ग्राम, लेंथ के लिए यूज होता है सेंटीमीटर और टाइम के लिए यूज होता है सेकंड। अब आपको चाहिए N1 की वैल्यू। N1 आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, क्या कन्वर्ट करना है? 1 न्यूटन, तो N1 इज 1 न्यूटन। अब आपको सारा कुछ मिल गया। कन्वर्जन फॉर्मूला मैं यहां लिख देती हूँ, N2 इज इक्वल टू N1, N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर x, L1 अपॉन L2 की पावर y और T1 अपॉन T2 की पावर z। हम सारी चीजें इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये देखिए, ये आपका हो गया 1 M1 की जगह 1 किलोग्राम अपॉन 1 ग्राम की पावर 1, 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर की पावर 1 और फिर 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड की पावर -2। ऊपर किलोग्राम है, नीचे ग्राम है, इनको दोनों को सेम यूनिट्स में करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम लिख लेते हैं, नीचे 1 इसकी पावर 1। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, 100 अपॉन 1 की पावर 1 और ये आपका 1 है। तो ये आपका हो गया 1000 इंटू 100, दिस इज 10 रेज टू द पावर 5। इधर आपका 1 न्यूटन था और इधर आपका डाइन में आया है, तो दिस इज इतना डाइन। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 5 डाइन। बहुत आसान है, वो सिर्फ आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। अगर आप ध्यान से करेंगे तो आपको कोई मुश्किल इसमें नहीं आएगी। आइए हम एक और इसमें देखते हैं, एक और न्यूमेरिकल आपके लिए करके दिखा देती हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये आपका मैं जो न्यूमेरिकल लेती हूँ, ये मैं वर्क के ऊपर ले लेती हूँ। ये है आपका कन्वर्ट 2 अर्ग इन जूल। 2 अर्ग को जूल में कन्वर्ट करना है। अर्ग जो है वो सीजीएस यूनिट है वर्क का या एनर्जी का, और जूल जो है वो एसआई यूनिट है। आपको यहां से हम वर्क को लेके चल रहे हैं, तो जो आपका क्वांटिटी हुई वो वर्क हुई। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ml² t रेज टू दी पावर -2 हुआ। यहां से x आपका आ गया m की पावर 1 है, y l की पावर ये आपका 2 है और z t की पावर ये आपका -2 है। इसके बाद आपका जो सिस्टम 1 है वो सीजीएस सिस्टम है, 1 जो है वो सीजीएस सिस्टम है और सिस्टम 2 जो है ये एसआई सिस्टम है। सिस्टम 1 में आप लिख लीजिए M1 L1 T1 और यहां पर लिख लीजिए M2 L2 T2। M1 L1 T1 आपका 1 ग्राम, 1 सेंटीमीटर और 1 सेकेंड हुआ। M2 L2 T2 1 किलोग्राम, 1 मीटर और 1 सेकेंड हुआ। देखिए, इसमें आपके दिमाग में एक ये बात आ रही होगी कि मास के लिए ग्राम, लेंथ के लिए सेंटीमीटर और टाइम के लिए सेकंड, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन 1 क्यों लिख रहे हैं? यूनिट है ना, यूनिट का मतलब 1 होता है। ग्राम अगर यूनिट है तो इसका मतलब 1 ग्राम है, सेंटीमीटर अगर यूनिट है तो 1 सेंटीमीटर है। यूनिट का मतलब भी 1 होता है, इसलिए यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अब देखिए, यहां से आपको चाहिए N2 आपको निकालना है, तो N1 क्या है? N1 इज इक्वल टू 2 अर्ग, ये आपको दिया हुआ है। N1 आपको क्वेश्चन से निकलता है, ये आपका 2 अर्ग है, ये आपको पता लग गया। अब हम कन्वर्जन फॉर्मूला यहां लिख लेते हैं, N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर x, L1 अपॉन L2 की पावर y और T1 अपॉन T2 की पावर z। इसमें सब्स्टिट्यूट करिए, N1 की जगह 2 अर्ग, M1 की जगह 1 ग्राम अपॉन 1 किलोग्राम की पावर 1, 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर की पावर 2
और 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड की पावर -2। यहां से इसको सॉल्व करिए। 2, ये आपका ऊपर वाले को नहीं कन्वर्ट कर सकते तो नीचे वाले को कर लेते हैं, 1/1000 लिख देते हैं। और यहाँ पे हो जाएगा 1/100 इसका स्क्वायर, और ये आपका 1। ये आपका हुआ 2 इंटू 1/1000 इंटू 1/100 इंटू 100, क्योंकि ये स्क्वायर है तो 2 बार हो गया। ये हुआ 2, ये सारे ऊपर ले जाइए, 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर 7 नीचे है तो ऊपर जाके -7 हो जाएगा। ये आपका इतना जूल। सो 2 अर्ग इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻7 जूल। मेरे ख्याल से बहुत ही आसान है और आपको बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा। आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और कर देती हूँ, एक कन्वर्जन का और कर देती हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट 3 जूल इंटू अर्ग। जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है। जूल आपका वर्क है तो हमने यहां पर लिखा जो आपका क्वांटिटी है वो वर्क है। इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ml² T⁻⁻2 है, x m की पावर 1, y l की पावर 2 और z t की पावर -2। आपका जो फर्स्ट सिस्टम है वो आपका SI है, सेकंड सिस्टम आपका CGS है। तो सिस्टम 1 जो है वो आपका SI है, सिस्टम 2 जो है वो आपका CGS है। तो यहां से हम लिखते हैं M1 L1 T1 और M2 L2 T2। M1 L1 T1 आपके क्या क्या है? SI सिस्टम है तो 1 किलोग्राम, 1 मीटर और 1 सेकेंड। ये 1 ग्राम, 1 सेंटीमीटर और 1 सेकेंड। और N1 आपका दिया हुआ है 3 जूल। कन्वर्जन फॉर्मूला N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर X, L1 अपॉन L2 की पावर Y, T1 अपॉन T2 की पावर Z। यहां सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। ये आपका हुआ 3m1 यानी 1 kg अपॉन 1g की पावर 1, 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर की पावर 2 और 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड की पावर -2। ये हुआ 3 इंटू 1000 अपॉन 1 की पावर 1 और 100 अपॉन 1 की पावर 2 इंटू 1। तो ये आपका हुआ 3 इंटू 1000 इंटू 100 का स्क्वायर मतलब 10,000। ये आपका हो गया 3 इंटू 10⁻⁷ अर्ग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 जूल इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 7 अर्ग। ये आपका आंसर हो गया। मेरे ख्याल से बहुत एनफ है इतने एग्जाम्पल्स, आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। इसके बावजूद भी अगर ऐसा कुछ है जो आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसको मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए ग्रुप पे, या आप मुझे अगर ग्रुप पे करने में आपको कोई भी किसी भी तरह की परेशानी है, शर्म है, तो आप मुझे डायरेक्ट मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको जरूर जवाब दूंगी और इसके बारे में जरूर ठीक है। मेरे हिसाब से आपको अब ये सभी दोनों तरह के न्यूमेरिकल्स यहाँ पर के समझ में आ गए होंगे। और अब मैं इसके लास्ट टॉपिक पे आती हूँ, लिमिटेशंस ऑफ मेथड ऑफ डायमेंशंस। ये आपका 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है, कभी कभी 10 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है एक पार्ट के तौर पे। तो ये आपको पता होनी चाहिए, वैसे भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये मैंने आपको बीच में 1-2 तो बता ही दिए साथ साथ। बट यहाँ पर देख लीजिए, ये जो मेथड है ये प्योर नंबर्स के बारे में और डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता। सो द मेथड गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनलेस कांस्टेंट एंड प्योर नंबर। आपने देखा था कि s इज इक्वल टू ut प्लस 2at² को ये सही बता रहा था। वहां पर जो प्योर नंबर 2 था उसका इसको कोई आइडिया नहीं था। ऐसे ही अगर वहां पर हमने पाई लिख दिया या इस तरह का कोई लिख दिया जो कि जिसका कि एक आपका सर्टेन वैल्यू पहले से है, तो उसके बारे में ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा।
दूसरी प्रॉब्लम क्या है इस मेथड के साथ कि ये जो डायमेंशनलेस वेरिएबल्स या डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होती हैं उनको कोई इसकी पहचान नहीं है। अगर ऐसी कोई क्वांटिटी होगी तो उसका चूंकि डायमेंशन नहीं है तो ये उसको इग्नोर कर देगा। तीसरा लिमिटेशन क्या है कि इट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स। आप वेलोसिटी लिख दीजिए या स्पीड लिख दीजिए, इसके लिए दोनों सेम है। अगर आपने सपोज करिए कि डिस्टेंस लिख दिया या डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, इसके लिए दोनों सेम है। जो भी आपकी ऐसी क्वांटिटीज हैं जो स्केलर्स हैं या वेक्टर्स हैं, ये उनको उनमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता। चौथा प्रॉब्लम क्या है, इट फेल्स टू डिफरेंशिएट द क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर आपने वर्क की जगह एनर्जी लिख दिया तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। सो इट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द quantities having same dimensional formula. पांचवी प्रॉब्लम क्या है कि it fails to derive the relation having trigonometric terms, logarithmic terms और exponential terms. अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आ रही हैं, लॉगरिथमिक टर्म्स आ रही हैं या एक्सपोनेंशियल टर्म आ रही हैं, e raised to the power x, e raised to the power 2, इस तरह से अगर कुछ आ रहा है तो ये बिल्कुल भी ना तो ऐसे एक्सप्रेशंस को डिराइव कर सकता है और ना उनको चेक कर सकता है। लास्ट, it fails to derive relation for a quantity depending on more than 3 physical quantities. अगर कोई एक फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जो 3 से ज्यादा क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है तो उसके लिए ये कोई भी उसके लिए फिजिकल रिलेशन डिराइव नहीं कर सकता है। ये इस मेथड की एक और लिमिटेशन है। तो ये 6 लिमिटेशंस हैं, इनको याद रखना बहुत आसान है। आई होप कि आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। और इसके साथ ही हमारा यहाँ पर ये फर्स्ट यूनिट पूरा होता है। प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने 2 लेक्चर्स को कंबाइन करके और उसका जो है 2 का क्या है बल्कि शायद 3 का है, उसको कंबाइन करके उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है और इसका वीडियो मैं अभी थोड़ी देर तक अपलोड कर दूंगी। अगर आपको फिर भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।